नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन की सेना की कार्रवाई और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एकतरफा तौर पर यथास्थिति बदलने की कोशिशें द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन हैं। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए सम्मान के आधार पर आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कहा, शिक्षक राष्ट्र के सच्चे निर्माता हैं जो विद्यार्थियों को जागरूक नागरिक बनाने के लिए उनका चरित्र निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शोध और नवाचार के लिए अधिक राशि उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 77.23% हुई और जापान सरकार अपनी कंपनियां चीन से हटाकर भारत और बांग्लादेश में स्थापित करने वाले कारोबारियों को सब्सिडी देगी। दोपहर समाचार में अपनी सहयोगी नईम अख्तर के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगहू ने भारत चीन सीमा की घटनाओं और दोनों देशों के संबंधों पर विस्तार से बातचीत की है। दोनों मंत्रियों ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग कल मॉस्को में मुलाकात की। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने बताया है कि श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती, उनका आक्रामक व्यवहार और यथास्थिति बदलने की एकतरफा कोशिश सहित चीन की सेना की कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। श्री सिंह ने पिछले कुछ महीनों में भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी सेक्टर में गलवान घाटी सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटनाक्रम को लेकर भारत की स्थिति से चीन के रक्षा मंत्री को अवगत कराया। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को नेताओं की सम्मति से निर्देश लेना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखना आवश्यक है और दोनों पक्षों को अपने मतभेद विवाद के रूप में नहीं बनने देने चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने सलाह दी कि चीन को द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार पेंगोंग झील और सीमा क्षेत्र में तनाव कम करने सहित सभी संघर्ष वाले क्षेत्रों को पूरी तरह तनाव मुक्त करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति से जिम्मेदार तरीके से निपटा जाना चाहिए और किसी भी पक्ष को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे स्थिति खराब हो या सीमा क्षेत्रों में तनाव बढ़े। श्री सिंह ने चीन को इस बात से भी अवगत कराया कि दोनों पक्षों को राजनयिक और सेना चैनलों सहित बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह तनाव दूर हो सके और शांति बहाल हो सके। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार चीन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि दोनों पक्षों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति का निष्ठा से पालन करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों को रक्षा मंत्रियों सहित सभी स्तरों पर संवाद बनाए रखना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल शेराली मिर्जो से मुलाकात की। ट्वीट में श्री सिंह ने बातचीत को लाभदायक बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा संबंधों सहित कई मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मॉस्को में कजाकिस्तान के विदेश मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान यरमेकबायव से भी मुलाकात की। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान यरमेकबायव के साथ भारत कजाकिस्तान रक्षा संबंधों को और गति प्रदान करने के उपायों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल कुर्बानोव बखोदिर निजामोविच के साथ भी बातचीत की। श्री सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि भारत उज्बेकिस्तान संबंधों में रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। ब्रिक्स देशों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हिंसा और संघर्ष से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ते दुष्प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने एक ऑनलाइन बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि अपनी ऐतिहासिक और विशिष्ट पृष्ठभूमि के बावजूद संघर्षों का समाधान राजनीतिक वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा खासकर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से और राजनयिक स्तर पर होना चाहिए। विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प की चर्चा की, जिसमें कहा गया है कि आतंकी समूहों के विरुद्ध सैन्य अभियानों को छोड़कर अन्य प्रकार की शत्रुता हर हाल में और तुरंत समाप्त की जानी चाहिए।
भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए समूह के सभी 5 देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर बल दिया कि सदस्य देशों को आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रिक्स ने संयुक्त घोषणा पत्र में कहा कि सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का सम्मान करते हुए आतंकवाद की रोकथाम और इससे मुकाबले के लिए वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान जारी रखेंगे। जापान सरकार चीन छोड़कर अपना विनिर्माण कारोबार भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यानी आसियान में स्थापित करने की इच्छुक जापानी कंपनियों को सब्सिडी देगी। चीन से कोविड-19 की शुरुआत होने के बाद वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में आई बाधा को देखते हुए जापान सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब कई देश चीन छोड़ने अथवा व्यापार या खरीदारी के मामले में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने पर विचार कर रहे हैं। जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल हो गया है। व्यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। जर्मनी ने इस नीति के संबंध में 40 पृष्ठों के दिशा निर्देशों का प्रारूप तैयार किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने आज सुबह फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पुंछ जिले के किरनी, शाहपुर और देगवार सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास हल्के हथियारों और मोर्टारों से अकारण गोलीबारी की। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल दविंदर आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर हल्के हथियारों से गोलीबारी की और बाद में मोर्टार भी दागे। सीमा पर तैनात सजग भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। ताजा समाचार मिलने तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि भारत की तरफ से किसी तरह की संपत्ति और जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 1798 बार संघर्ष विराम उल्लंघन हो चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों के साथ आकाशवाणी से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी अब नए समय पर प्रत्येक शनिवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से। ये आकाशवाणी है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ 47 शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पुरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं। शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वो देश के जागरूक नागरिक बन सकें। तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं, जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। राष्ट्रपति ने कहा कि केवल अच्छी इमारत, महंगे उपकरण या सुविधाएं ही एक अच्छे स्कूल का निर्माण नहीं करते, बल्कि शिक्षकों का समर्पण एक अच्छा स्कूल बनाने का महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन का केंद्र बनना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार योग्य शिक्षकों के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में शिक्षण व्यवसाय में प्रत्येक स्तर पर प्रतिभावान लोगों का चयन करने का प्रयास करना होगा। यह नीति शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाई गई है। इस नीति को सफल बनाने में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य शिक्षक ही होने चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
इस नीति के अनुसार हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही शिक्षकों की स्वायत्तता व उनके सम्मानपूर्वक स्थान को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे बच्चों को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने का प्रयास है और इसे विभिन्न पक्षकारों की राय पर विचार करने के बाद तैयार किया गया है। राष्ट्रपति ने शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में सुधार के लिए अध्यापकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में लगभग 40% महिलाएं हैं। उन्होंने शिक्षा प्रदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे। श्री निशंक ने अपने संबोधन में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंधों पर बल दिया। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी व शिक्षक के बीच अपनापन का भाव, यह एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान को परोसती है बल्कि जीवन जीने की कला को भी सिखाती है। मिट्टी को सोना में परिवर्तित करने की कला सिर्फ और सिर्फ शिक्षक में ही है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार नई शिक्षा नीति में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप शोध और नवोन्मेष के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुंबई के पार्ले तिलक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मद में बड़ी मात्रा में धनराशि जारी की जाएगी। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1% से कम हिस्सा शोध कार्यों में खर्च करते हैं, जबकि अन्य देशों में शोध और नवोन्मेष के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% तक खर्च किया जाता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति में आधारभूत और तकनीकी साक्षरता पर बल दिया गया है। Critical thinking is the force and the scientific temperament is the base of this policy, and through this school education the same is extended logic in the higher education where we will increase the gross enrollment ratio by 50%. This lays special emphasis on research and innovation, and in research and innovation we will definitely have new scientists coming up. We today contribute in every innovation world over, but we are not owners of innovation. This new education policy, starting from Atal Tinkering Lab to the Grand Challenge, everything and hackathons and scientific temperament will definitely give boost to the India's Atmanirbhar Bharat campaign. श्री जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षकों को अपने विषयों से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि अब छात्र अधिकतर मोबाइल ऐप का प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रश्न पूछने लगे हैं और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन विख्यात दार्शनिक भी थे और उन्होंने कहा था कि शिक्षक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल शिक्षा प्रदान करता है बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का भी संचार करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रख्यात शिक्षक, दार्शनिक, विद्वान, राजनेता और लेखक थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन और कार्य प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। श्री नायडू ने कोरोना महामारी के दौरान शिक्षण कार्य को बाधित होने से रोकने के लिए अथक परिश्रम कर रहे शिक्षकों को धन्यवाद भी दिया। उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों के समर्पण, साहस और उनकी निस्वार्थ सेवा को भी नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनका कृतज्ञ है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों में महाराष्ट्र के 2 शिक्षक भी शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं में मुंबई की एक उच्च माध्यमिक शिक्षक संगीता सोहनी शामिल है। उन्होंने छात्रों को रसायन विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सक्षम बनाने के लिए उपकरणों का प्रयोग कर आसान कार्य प्रणाली को अपनाते हुए प्रभावी शिक्षा में बेहतरीन योगदान दिया है। दूसरे पुरस्कार विजेता नारायण मंगलम अहमदनगर के गोपालवाड़ी में एक जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है। वे एक प्रगतिशील शिक्षक है जिन्होंने अपने जिला परिषद स्कूल को एक बेहतरीन स्कूल बनाया है। इस काम में उन्होंने समाज से योगदान लिया और स्कूल में बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। इन बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान ने न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन की सेना की कार्रवाई और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा तौर पर यथास्थिति बदलने की कोशिशें द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए सम्मान के आधार पर आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कहा, शिक्षक राष्ट्र के सच्चे निर्माता हैं जो विद्यार्थियों को जागरूक नागरिक बनाने के लिए उनका चरित्र निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शोध और नवाचार के लिए अधिक राशि उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 77.23% हुई और जापान सरकार अपनी कंपनियां चीन से हटाकर भारत और बांग्लादेश में स्थापित करने वाले कारोबारियों को सब्सिडी देगी। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 77.23% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या 31 लाख से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि से देश में कोविड मामलों की संख्या में कमी आई है और अब ये कुल मामलों का 21.04% हो गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय भारत में मृत्यु दर 1.73% है, जो विश्व में सबसे कम है। देश में पिछले 24 घंटों में 86,432 नए मामले सामने आने से कुल सक्रिय मामलों की संख्या 8,46,000 हो गई। पिछले 24 घंटे में 1,089 मौतें हुई हैं। मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर 69,561 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 का पता लगाने के लिए 10,59,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 4,77,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच प्रयोगशालाओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। अभी सरकारी क्षेत्र की 1,026 और निजी क्षेत्र की 617 प्रयोगशालाओं सहित कुल 1,643 प्रयोगशालाएं लोगों को विस्तृत जांच सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 परीक्षण कार्यनीति के बारे में नया परामर्श जारी किया है, जिसमें लोगों के लिए मांग पर परीक्षण की सुविधा देने की बात कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती हैं। भारत में कोविड-19 के लिए कार्यनीति संबंधी परामर्श में कहा गया है कि राज्यों के स्वास्थ्य विभाग आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। परिषद ने सुझाव दिया है कि कोविड निषिद्ध क्षेत्रों में 100% लोगों के रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जाने चाहिए। गुजरात में लगातार चौथे दिन कोविड-19 के 1,300 से अधिक मामले सामने आए हैं। सूरत और अहमदाबाद में सबसे अधिक मामले मिले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में भी पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। राजकोट जिले में कल कोविड-19 के नए मामलों में एक दिन का सबसे बड़ा उछाल देखा गया। जिले में 162 नए मामले दर्ज हुए। जामनगर, भावनगर और जूनागढ़ जिलों में भी संक्रमण के नए मामलों में उछाल देखा गया। जामनगर जिले में कल 111 नए मामले सामने आए। भावनगर जिले में 53 और जूनागढ़ जिले में 29 नए मामले सामने आए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने राजकोट सिविल अस्पताल की वर्चुअल मुलाकात
करके कोविड-19 के मरीजों के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर को लोगों के लिए एहतियात के सभी उपाय करने के लिए सूचना दी गई है। इसी तरह जामनगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का दल जामनगर भेजा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तराखंड में कल कोविड संक्रमण के 831 नए मामले सामने आने से राज्य में अब तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 23,011 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक 15,447 लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में इस समय 7,187 सक्रिय मामले हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 67.13% है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इससे वहां कोविड मामलों की संख्या 1,38,395 हो गई है। राज्य में कोविड जांच की प्रतिदिन की जाने वाली जांच बढ़कर 62,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य दर भी थोड़ी सुधरकर 75.5% हो गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1,50,195 नमूनों की जांच की गई। एक दिन में अब तक की ये सबसे अधिक जांच है। राज्य में अभी तक 37,21,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 88% हो गई है। 1,26,411 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और 16,980 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,44,134 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या 70,000 के पार हो गई है। इस बीच 53,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। राज्य में आज से कुछ ट्रेनों सहित अन्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि की जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के बारे में जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सजा को और बढ़ा दिया है। राज्य के भीतर आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के दौरान सुरक्षा के तौर पर ये उपाय किए गए हैं। राज्य में कोविड संक्रमण का शिकार हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,51,000 से ऊपर हो गई है। कल संक्रमण के 5,976 नए मामले सामने आए। चेन्नई में 992 नए मामले देखे गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के सचिवालय में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिले में विकास की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के असर का जायजा लिया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरूला ने लद्दाख क्षेत्र में शीतकाल के लिए आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कम से कम 10 महीनों के लिए पर्याप्त भंडारण को सुनिश्चित किया जाए। असम सरकार ने राज्य में लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना फिर से शुरू की है। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्वायेम नामक इस योजना के माध्यम से राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिए चुने गए युवाओं को 50,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। मध्य रेलवे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी की परीक्षाओं में भाग लेने वाले आवेदकों के लिए 23 मार्गों पर विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ये रेलगाड़ियां कल तक चलेंगी। आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला में आज जानकारी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाली एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग AUM फोटोनिक स्वदेशी प्रणाली के बारे में। इसे विज्ञान और तकनीकी विभाग की स्वच्छ वायु शोध पहल के तहत विकसित किया गया है। AUM प्रणाली बहुत सटीकता और संवेदनशीलता के साथ विभिन्न प्रदूषकों की पहचान, वर्गीकरण और मात्रा निर्धारण कर सकती है। ये किफायती है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। AUM प्लग और प्ले सिस्टम पर काम करता है। ये प्रणाली सभी गैसों और मौसम संबंधी मापदंडों पर एक साथ जानकारी प्रदान करती है। इस प्रणाली से उच्च प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में राष्ट्र के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ये अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयासों को दृढ़ता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। गांधी दर्शन की अपनी श्रृंखला में आज हम महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित सत्याग्रह के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के सिद्धांत का इस्तेमाल पहली बार भारत में नहीं बल्कि 1907 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय बस्तियों के बीच रहते हुए किया था। उन्होंने एशियाई पंजीकरण कानून का विरोध करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। उन्होंने 7 वर्ष तक सत्याग्रह किया और अंत में जून 1914 में काला कानून सरकार को समाप्त करना पड़ा।
गांधी जी के लिए सत्याग्रह केवल अहिंसक संघर्ष का एक साधन नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का दर्शन बना। सत्याग्रह की अवधारणा देकर गांधी जी ने मानव जाति को दिखाया कि लालच और भय को प्रेम से जीता जा सकता है। अहिंसा के इस सिद्धांत से महात्मा गांधी ने बुराई और असत्य का प्रतिरोध किया। उनका सत्याग्रह प्रेम और करुणा से प्रेरित था। कई देशों ने अपने यहाँ स्वतंत्रता, समानता और शांति के लिए लोकप्रिय आंदोलनों में गांधी जी के जीवन और तरीकों से प्रेरणा प्राप्त की। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अनेकता में एकता भारत की वैश्विक पहचान है। इस पहचान को मजबूत करने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सिक्किम से जोड़ा गया है। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली में सिक्किम के रेजिडेंट कमिश्नर अश्विनी कुमार चांद ने कहा कि कार्यक्रम के तहत 2017 से दोनों राज्यों के चुने हुए विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि फूड फेस्टिवल और डांस फेस्टिवल के माध्यम से सिक्किम और दिल्ली के बीच समय समय पर सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई तो वहाँ आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक या दो बार वर्षा की संभावना है। वहीं उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। श्रीनगर में तापमान 17 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 16 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। यहाँ भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर चलें तो गुवाहाटी में भी एक या दो बार गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। बैंक ने कहा है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण सुविधा देने के मामले में क्षेत्रीय विषमताएं दूर करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों में उन जिलों को वरीयता दी जाएगी जहां प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए ऋण का प्रवाह अपेक्षाकृत कम है। संशोधित दिशा निर्देशों में स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपए तक का बैंक वित्त और किसानों को ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण देने का प्रावधान शामिल किया गया है। बैंक ने कहा है कि छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए ऋण में चरणबद्ध रूप से वृद्धि की जा रही है। बैंक ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देशों में नवीकरणीय ऊर्जा और आयुष्मान भारत समेत स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए ऋण दोगुना किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जफर इस्लाम उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जफर इस्लाम को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी है। जफर इस्लाम 4 जुलाई 2022 तक राज्यसभा सदस्य रहेंगे। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन की सेना की कार्रवाई और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एकतरफा तौर पर यथास्थिति बदलने की कोशिशें द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए सम्मान के आधार पर आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
कहा, शिक्षक राष्ट्र के सच्चे निर्माता हैं जो विद्यार्थियों को जागरूक नागरिक बनाने के लिए उनका चरित्र निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शोध और नवाचार के लिए अधिक राशि उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 77.23% हुई और जापान सरकार अपनी कंपनियां चीन से हटाकर भारत और बांग्लादेश में स्थापित करने वाले कारोबारियों को सब्सिडी देगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।